नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानूनी इतिहास में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। ये बदलाव आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जरिए। एक ऐसा कानून जो फरार अपराधियों से जुड़े केस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, किसी पर एक संगीन इल्जाम है, केस शुरू होने ही वाला है और वो इंसान अचानक गायब हो जाता है, कानून की पकड़ से बचने के लिए भाग जाता है। अब ऐसे में न्याय का क्या होगा? सालों से ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश ये नया कानून करता है। ये स्लाइड ना इस पूरे बदलाव की कहानी एक नज़र में कह देती है। पहले क्या होता था, अगर आरोपी फरार तो समझिए न्याय का पहिया भी वहीं जाम, केस सालों साल लटका रहता था। लेकिन अब नया कानून कहता है नहीं, अब मुकदमा रुकेगा नहीं, आरोपी की गैर मौजूदगी में भी न्याय की प्रक्रिया अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम फरार संदिग्ध की असल समस्या को समझेंगे, फिर इस नए कानून के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, और आखिर में फैसले और अपील की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ की, यानी कि असली समस्या की। जब कोई आरोपी न्याय का सामना करने के बजाय भाग जाता है तो इससे सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही ही लेक नहीं होती, बल्कि जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की उम्मीद भी धुंधली पड़ जाती है। ये हमारे लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत ही पुरानी और गंभीर चुनौती रही है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में लाया गया है सेक्शन 356। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसे खास तौर पर ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए डिजाइन किया गया है जो सोचते हैं कि वो कानून से भाग सकते हैं। तो ये ट्रायल इन एब्सेंशिया या गैर मौजूदगी में मुकदमा, इसका मतलब क्या है? सीधा और सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी को कानून ने भगोड़ा अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है तो कोर्ट उसकी गैर मौजूदगी में भी केस चला सकती है, सबूत देख सकती है और अपना फैसला सुना सकती है। इस कानून के पीछे का लॉजिक ये है कि जब कोई आरोपी जानबूझकर भागता है तो कानून ये मानता है कि उसने ट्रायल में फिजिकली मौजूद रहने के अपने अधिकार को खुद ही छोड़ दिया है, उसे वेव कर दिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। ऐसा नहीं है कि कोई गायब हुआ और अगले ही दिन ट्रायल शुरू हो गया। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही तय कानूनी रास्ते पर चलना पड़ता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी समय सीमा, जिस दिन कोर्ट में आरोप तय होते हैं उसके कम से कम 90 दिन बाद ही ये ट्रायल शुरू हो सकता है। ये एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड है ताकि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, यह है पूरा रोड मैप। पहले आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जाता है, फिर 30 दिन के गैप पर कम से कम 2 अरेस्ट वारंट निकलते हैं, अखबारों में पब्लिक नोटिस दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को भी खबर दी जाती है, और सबसे अहम, अगर आरोपी का कोई वकील नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से एक डिफेंस लॉयर नियुक्त करती है। इन सारे चेक्स के बाद ही ट्रायल आगे बढ़ता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, चेक्स एंड बैलेंस। इस कानून में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। किसी की गैर मौजूदगी में उस पर मुकदमा चलाना, यह सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या ये फेयर है, क्या ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। कानून बनाने वालों ने भी इस चिंता को समझा है और इसीलिए कुछ सेफ्टी नेट बनाए गए हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, कानून ये पक्का करता है कि फरार व्यक्ति तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नेशनल न्यूज़पेपर में नोटिस देने से लेकर रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करने तक और उसके आखिरी पते वाले घर और पुलिस स्टेशन पर नोटिस चिपकाने तक हर जरूरी कदम उठाया जाता है। और सुरक्षा के उपाय यहीं खत्म नहीं होते हैं। आरोपी की तरफ से केस लड़ने के लिए सरकारी वकील की व्यवस्था एक बहुत बड़ा कदम है। पूरी पारदर्शिता के लिए गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आरोपी ट्रायल के बीच में लौट आता है तो कोर्ट उसे सबूतों को दोबारा क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दे सकती है। ये फेयर ट्रायल की दिशा में एक बहुत जरूरी संतुलन है। तो अब हम आ गए हैं प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर। मान लीजिए ट्रायल पूरा हुआ और फैसला सुना दिया गया। अब इसके बाद क्या? जिस व्यक्ति को सजा हुई है उसके पास क्या रास्ते हैं? हाँ, फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता खुला है, लेकिन इस लेकिन में एक बहुत बड़ी और अनोखी शर्त छिपी है। कानून बिल्कुल साफ कहता है, अगर सजा के खिलाफ अपील करनी है तो पहले अपील कोर्ट के सामने आकर सरेंडर करना होगा। मतलब अब आप न्याय व्यवस्था से और नहीं भाग सकते।
अपील का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप खुद सामने आएंगे। और एक आखिरी बात, एक टाइम लिमिट भी है। फैसले की तारीख से सिर्फ 3 साल के अंदर ही अपील फाइल की जा सकती है। अगर ये वक्त निकल गया तो अपील का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर ठहर जाता है कि क्या ये नया कानून न्याय की रफ्तार को तेज करेगा या फिर ये आरोपी के अधिकारों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरेगा। एक तरफ ये कानून इंसाफ में होने वाली देरी को खत्म करने का वादा करता है, तो दूसरी तरफ ये बुनियादी अधिकारों पर एक बड़ी बहस को भी जन्म देता है। इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।